नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। और मैं आज उपस्थित हुई हूँ आप लोगों के सामने संज्ञा के विकारी तत्वों को लेकर के। आज का हमारा विषय क्या है? संज्ञा के विकारी तत्व, जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, इसके पहले मैंने पद परिचय के बारे में वीडियो बनाई थी और वहाँ पे मैंने ये चर्चा की थी कि ये सभी चीज़ें पद परिचय के ही अंग हैं। तो आप उसी दृष्टिकोण से इसको देखेंगे और अध्ययन करेंगे ताकि पद परिचय में आप समर्थ हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं संज्ञा के विकारी तत्व। पहले ये जानना आवश्यक है कि संज्ञा के विकारी तत्व हैं क्या। कुछ उदाहरण मैं आपको दूंगी, उसको आपको देखना है, समझना है और तब समझ में आएगा कि संज्ञा के विकारी तत्व कौन से हैं। संज्ञा आपको पता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा में जो विकार यानी जो परिवर्तन आता है वो किसके कारण आता है, वो कौन कौन से कारण है और यह परिवर्तन किस तरह से आता है, यही हमारा आज का मुख्य विषय है। देखिए, जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको दे रही हूँ कि लड़की खाना खा रही है, लड़कियां मैदान में खेल रही हैं, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़कों ने खेल समाप्त कर लिया। यहाँ आपने देखा, मैंने 4 उदाहरण आपके सामने पढ़े और चारों में लड़के, लड़का और लड़की जो हैं ये भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग किए गए हैं। क्या हुआ? भिन्न रूप में प्रयोग किए गए हैं और इनका रूप बदला क्यों है? इनका रूप बदला क्यों है ये ध्यान दीजिए। जैसे मैंने पहला वाक्य पढ़ा कि लड़की खाना खा रही है, यहाँ आपने देखा एक वचन है लड़की, देखा आपने। दूसरा वाक्य जो मैंने पढ़ा, लड़कियां मैदान में खेल रही हैं, यहाँ आपने देखा वही लड़की शब्द बहुवचन में प्रयोग हो गया। तो क्या हुआ? वचन प्रयुक्त होने से, बदलने की वजह से लड़की शब्द जो है इसके रूप में परिवर्तन आया। कारण क्या बना? लिंग बना ना। अगला उदाहरण मैंने दिया आपको, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। यहां भी देखिए, लड़का यानी लड़के यानी बहुवचन के लिए प्रयुक्त हुआ, खेल रहे हैं क्रिया आई उसी हिसाब से। और जब मैंने कहा लड़कों ने खेल समाप्त कर लिया, यहाँ भी बहुवचन के रूप में आया है और वचन के कारण और लिंग के कारण क्या परिवर्तित हुआ है? संज्ञा में परिवर्तन आया है। यानी लड़का और लड़की शब्द का रूप हर में, जितने उदाहरण मैंने दिए हैं सब में अलग अलग परिवर्तित हुआ है। और इस परिवर्तन का कारण क्या है? वही लिंग जो मैंने अभी बताया, वचन और कारक। कौन कौन से? लिंग, वचन और कारक। तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि संज्ञा में विकार या परिवर्तन जो आता है उसका कारण क्या है? लिंग, वचन और कारक। तो संज्ञा के विकारी तत्व कौन कौन से हो गए? लिंग, वचन और कारक। ये तो हो गए हमारे संज्ञा के विकारी तत्व। यानी संज्ञा में इन्हीं के कारण, लिंग के कारण, वचन के कारण और कारक के कारण परिवर्तन आता है, बदलते हैं। ये आपने देखा। अब जब हम इनको एक एक करके चर्चा करेंगे तब हम पद परिचय देने के योग्य बनेंगे। तो पहले हम लिंग के बारे में आज चर्चा करते हैं कि लिंग के विषय में, लिंग की परिभाषा क्या है, लिंग के भेद क्या हैं, ये सारी चीज़ें, लिंग हम पहचानेंगे कैसे। तो आज का हमारा मुख्य विषय क्या बन गया? लिंग। तो पहले हम लिंग के बारे में चर्चा करते हैं कि लिंग क्या है। ठीक है, देखिए, लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान। क्या है उसका अर्थ? चिन्ह या पहचान। देखिए, जब शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि यह पुरुष जाति का है या यह स्त्री जाति का है, तो क्या है? उसे ही व्याकरण में लिंग कहा जाता है। संज्ञा के जिस रूप से
हमें यह पता चलता है कि यह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, यही व्याकरण में लिंग कहा जाता है। इसे ही लिंग कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि लिंग है क्या, कि जिसके माध्यम से हम ये पहचानते हैं कि हम जो बात कह रहे हैं वो लड़के के बारे में कह रहे हैं या लड़की के बारे में कह रहे हैं, पुल्लिंग के बारे में कह रहे हैं, स्त्रीलिंग के बारे में कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं। ये जो पहचान होती है हमारी, यही क्या है, लिंग है। तो आप लोगों ने भली भांति ये समझ लिया कि लिंग किसे कहते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे बिंदु पर। दूसरा बिंदु क्या है, लिंग के भेद, यानी लिंग के कितने भेद हैं जिनकी हमें चर्चा करनी है आज। तो मुख्य रूप से देखिए, लिंग के 2 भेद होते हैं। कितने? 2 भेद। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पहले जानते हैं पुल्लिंग क्या है। पुल्लिंग यानी जिससे हमें पुरुष जाति का ज्ञान होता है, वह पुल्लिंग होता है। साधारण सी चीज़ है ये, आप लोगों को आपने पहले भी पढ़ा होगा और जान भी रहे होंगे। जैसे आपने कहा डॉक्टर, अध्यापक, कवि कहा आपने, तो ये सारे क्या हो गए, पुल्लिंग के ही उदाहरण हैं। स्त्रीलिंग में आपने देखा, स्त्रीलिंग क्या है कि जिस शब्द से हमें यह पता चले कि यह स्त्री के बारे में बात हो रही है। जैसे आपने देखा कि आपने माता जी कहा, अध्यापिका कहा, गाय कहा, ये सारी चीज़ें आपने कहा, ये स्त्रीलिंग के ही उदाहरण आते हैं। अभी और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में हो सकता है। वो कौन से शब्द कहे जाते हैं? उनको उभय लिंग कहा जाता है, यानी उनका प्रयोग दोनों लिंगों में होता है। कैसे? आप देखिएगा, जैसे डॉक्टर आप कहते हैं तो महिला हो तो भी डॉक्टर कही जाएगी और पुरुष हो तो भी हम डॉक्टर ही कहते हैं। जैसे मैंने प्रधानमंत्री कहा, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रही होंगी तो भी प्रधानमंत्री ही कही जाती थी, और जब कोई पुरुष आ गया जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी हैं तो भी आप प्रधानमंत्री ही कहते हैं। यानी चाहे स्त्रीलिंग में कोई प्रधानमंत्री पद पे रहा हो, चाहे पुल्लिंग में कोई प्रधानमंत्री पद पे रहा हो, आप कहते क्या हैं? प्रधानमंत्री ही। तो ये कुछ उदाहरण, जैसे मैनेजर आप ले लीजिए, मंत्री ले लीजिए, इंजीनियर ले लीजिए, ये सारे के सारे शब्द उभयलिंगी कहे जाते हैं। अर्थात इनका प्रयोग दोनों लिंगों में यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रूप से होता है, और ये किसके अंतर्गत आते हैं? उभयलिंगी के। इतना क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लिंग की पहचान हम कैसे करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि लिंग की पहचान करने के नियम क्या क्या हैं, कैसे हम पहचानते हैं कि ये कौन सा लिंग है। देखिए, पहला बिंदु देखिएगा, प्राणिवाचक संज्ञाओं में प्राकृतिक लिंग होता है। प्राणिवाचक यानी जब हम किसके बारे में बात करते हैं? सजीव के बारे में। जब हम सजीव के बारे में बात करते हैं तब फिर वहां पे क्या होता है? प्राकृतिक लिंग होता है। कैसे? उदाहरण देखिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे लड़का, लड़की, साधारण सी बात है। पुल्लिंग में लड़का आपने कहा और स्त्रीलिंग में लड़की। माता, पिता, चूहा, चूहिया, ये आपने देखा कि हाथी, हथनी, इन सब में आपने देखा कि ये क्या है? ये सजीव के बारे में बात हुई है, यानी प्राणिवाचक संज्ञा है ये। और ये क्या होते हैं? प्राकृतिक लिंग धारण करते हैं। इनका प्राकृतिक लिंग में गणना इनकी की जाती है। दूसरे बिंदु पे आइएगा, अप्राणिवाचक संज्ञाओं में व्याकरणिक लिंग होता है। अप्राणिवाचक यानी जो हम जिसके बारे में बात करते हैं, निर्जीव। अप्राणिवाचक अर्थात निर्जीव। जैसे देखिएगा, कमरा, पंखा, कागज, ये सब जितने हैं ये पुल्लिंग में, और मेज, दीवार, रात को स्त्रीलिंग में गणना किया जाता है।
देखा आपने, ये क्या हैं, जितने ये होते हैं कौन कौन से, कमरा, पंखा, कागज आदि, ये पुल्लिंग में, और मेज, दीवार, रात को स्त्रीलिंग मान लिया गया है। ये अप्राणीवाचक में मैं चर्चा कर रही हूं। देखा आपने कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अप्राणीवाचक में कैसे निर्धारित किया गया, अलग अलग कैटेगरी बनाई गई, विभाजन किया गया। जब मैंने पुल्लिंग की बात करी निर्जीव में, अप्राणीवाचक में, तो मैंने बात करी कमरा, पंखा और कागज की, और जब मैंने स्त्रीलिंग की बात करी तो मैंने कहा दीवार, रात, मेज, ये सारी चीजें बताया मैंने। अब अगला बिंदु आता है, क्या है, पद नाम। पद नाम यानी जब किसी पद का नाम होता है, यह हमेशा पुल्लिंग में ही होता है, चाहे उन पदों पर बैठा व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री हो। ये किस में आता है, उस पद, पद मतलब पोस्ट जिसको आप कहते हैं, जिस पद पर यानी जिस पोस्ट पर बैठा व्यक्ति हो, वह क्या होता है, वह उन पदों पर चाहे पुरुष बैठा हो और चाहे स्त्री बैठी हो, उन सब में क्या होता है, वह सदैव पुल्लिंग में होते हैं। उदाहरण देखिएगा, जैसे आपने कहा राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के पद पर चाहे कोई महिला आसीन हो चाहे कोई पुरुष, कहा क्या जाएगा, राष्ट्रपति ही कहा जाएगा। जैसे वकील, चाहे कोई महिला वकील हो चाहे कोई पुरुष वकील हो, उनका पद कोई भी हो, पद उनका वकील ही कहा जाएगा, लिंग उनका कोई भी हो, यानी वो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाएंगे। देखा आपने, जब हम कोई नियम पढ़ते हैं वह हमें अच्छी तरीके से तभी समझ में आते हैं जब उनके उदाहरणों के साथ हम उनकी चर्चा करते हैं। जब हम उदाहरण देखते हैं किसी चीज़ का, तो वो नियम जो कि हम पढ़े होते हैं वो हमारे लिए सहज और ग्रहणीय हो जाता है, यानी हम उसको बिल्कुल आसानी से समझ पाते हैं। तो आपने ये देखा कि किस हिसाब से हम लिंग की पहचान करते हैं। ये लिंग पहचानने की हमने 3 विधि आपको बताई जो मुख्य रूप से थी। अब हम आते हैं कुछ ऐसे शब्दों की ओर जो नित्य पुल्लिंग में होते हैं, और मैं ये नहीं कहती कि इनके अलावा और नहीं होते होंगे, लेकिन मुख्य जो हैं उनकी चर्चा मैं आज यहाँ पे करूँगी। इसके बाद भी और साथ के साथ यह भी बताऊँगी कि इस नित्य पुल्लिंग में भी कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं। उन अपवादों के बारे में भी मैं चर्चा करूँगी। अपवाद मतलब जैसे एक्सेप्शनल केस जिनको आप कहते हैं, कि यानी ये चीज़ें तो ऐसी होती हैं लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि ये अपवाद के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं स्त्रीलिंग में। कैसे, उनकी चर्चा जब मैं करूँगी तो आपको बिल्कुल आराम से वो समझ में आएगा। एक एक करके मैं बताऊँगी बिल्कुल आराम से। चलिए देखिए, अब ऐसे शब्दों की चर्चा मैं करने जा रही हूँ जो कि नित्य यानी सदैव पुल्लिंग शब्द ही होते हैं। देखिएगा, जिनके जिनके नाम मैं बता रही हूँ एक एक करके आप ध्यान दीजिएगा। पहले देखिए धातुओं के नाम। धातु आप समझ रहे हैं, जैसे सोना, तांबा, लोहा, ये सब धातु आते हैं। इन धातुओं के नाम हमेशा पुल्लिंग में ही यानी नित्य पुल्लिंग शब्द होते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसके साथ अपवाद भी चलता है। अपवाद क्या, जैसे आपने कहा चांदी, चांदी का प्रयोग अपवाद में आता है, अर्थात ये स्त्रीलिंग के शब्द माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अनाजों के नाम। अनाज जो खाने का अनाज होता है हमारा, उनके नाम जो होते हैं वह भी नित्य पुल्लिंग ही कहे जाते हैं। जैसे आपने देखा चावल, गेहूं, ये सब देखा आपने, ये अनाज हैं हमारे, लेकिन इसमें भी अपवाद आता है। क्या, अरहर की दाल कहा जाता है, यानी अरहर को स्त्रीलिंग मानते हैं, और मूंग की दाल कहते हैं। ये देखा आपने, ये अपवाद के अंतर्गत आ गया। आगे देखिएगा, जैसे दिनों और महीनों के नाम। दिनों में देखिए, चाहे सोमवार, मंगलवार,
बृहस्पतिवार, बुधवार, जो भी आप कह रहे हैं, सारे जो हमारे सप्ताह में जितने दिन आते हैं उन दिनों के नाम भी पुल्लिंग में ही होते हैं, लेकिन और महीनों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं। लेकिन महीनों के नाम में 3 ऐसे महीने हैं जिनको हम स्त्रीलिंग में गणना करते हैं, और वो कौन कौन से हैं? जनवरी, फरवरी और मई। जनवरी, फरवरी और मई, ये जो 3 हमारे आते हैं, इनकी गणना स्त्रीलिंग में होती है, यानी ये अपवाद कहे गए हैं, अपवाद के अंतर्गत ये आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, ग्रहों के नाम। ग्रह जैसे सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, इन सब का जब हम नाम लेते हैं, ये ग्रह जो होते हैं यह भी पुल्लिंग शब्द ही होते हैं, लेकिन अपवाद इसके साथ भी है। क्या? पृथ्वी भी एक ग्रह है, लेकिन यह क्या नहीं है? पुल्लिंग नहीं है। और एक लास्ट देखिएगा, एक और देखिएगा आगे, देश के नाम। देश के नाम, जब हम किसी देश का नाम लेते हैं, जैसे मैंने कहा भारत, चीन, अमेरिका, लंदन, हमने जो भी कहा ये सब क्या हैं? हमारे देश के नाम हैं, और ये पुल्लिंग में ही होते हैं, सदैव पुल्लिंग में होते हैं, इसमें कोई अपवाद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड़ों के नाम। जब हम पेड़ों के बारे में चर्चा करते हैं, उनके नाम भी सदैव नित्य पुल्लिंग होते हैं। जैसे मैंने कहा आम, पीपल, बरगद, ये सारे अपवाद इसके साथ भी हैं। कौन कौन से? लीची स्त्रीलिंग में आ जाता है, और क्या? नाशपाती। इन दोनों को छोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा जितने होते हैं पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग में ही आते हैं। अब इसके साथ साथ देखिएगा, कुछ शब्द और हैं ऐसे जो नित्य पुल्लिंग होते हैं, यानी सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ ऐसे शब्द और हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। वो कौन कौन से हैं? नज़र डालती हूं मैं उस पर, आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कौवा, खरगोश, कछुआ, चीता, उल्लू, तोता, सारस, बिच्छू आदि। ऐसे 1-2 और छूट रहे होंगे कुछ। मतलब ये सारे शब्द जो होते हैं वह भी सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो हमने पुल्लिंग के बारे में चर्चा की कि ये नित्य पुल्लिंग शब्द होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि इसके अलावा नहीं होते, लेकिन सभी का एक साथ वर्णन और चर्चा यहाँ संभव नहीं है। इसलिए आगे आपकी पुस्तक में अगर दिया होगा तो आप वहाँ से मदद ले सकते हैं और देख करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं ऐसे शब्दों की जो नित्य स्त्रीलिंग में होते हैं। नित्य स्त्रीलिंग में होते हैं वो कौन कौन से हैं? देखिएगा, जैसे नदियों के नाम। आपने कहा गंगा, यमुना, कावेरी, ये सारी जितनी नदियां हैं, सरस्वती, जितनी भी नदियां आपको समझ में आता है, नाम ध्यान आता है, वो नित्य स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। दूसरा देखिएगा, भाषाओं के नाम। जो भाषा है, चाहे हमने कह दिया अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, मैथिली भाषा, चीनी भाषा, अवधी भाषा, यानी किसी भी भाषा का नाम अगर मैंने लिया मतलब वो स्त्रीलिंग में ही होते हैं, वो नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। और देखिएगा, ये मैंने जो कैटेगरी यानी एक वर्ग जो बना करके आपको दिया है, ये सिर्फ इसलिए ताकि आपको नाम आसानी से याद हो सके, इसलिए मैंने इनको वर्गों में विभाजित कर दिया है। और मैं ये नहीं कहती, कतई मैं ये नहीं कहती कि इनके अलावा और स्त्रीलिंग शब्द नहीं होंगे, यानी मैंने मुख्य की चर्चा यहाँ करी है और आप आगे अपनी पुस्तक से सहायता ले सकते हैं।
चलिए आगे देखिए, गहनों के नाम। गहने मीन्स जो ज्वेलरीज होती हैं, आभूषण जिसको कहते हैं, उनके नाम। चाहे आपने अंगूठी कह दी, आपने घड़ी कह दी, आपने पायल बोला, बिछुआ बोला, ये सभी जो गहनों के नाम हैं यह भी नित्य अर्थात सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं। अब इसमें भी देखिएगा कि कुछ शब्द इनके अलावा भी और होते हैं जो नित्य स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, जो कि नित्य स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे वो कौन कौन से हैं? मैना, छिपकली, कोयल, मछली, चील, मकड़ी, लोमड़ी, गिलहरी आदि। आप बताइए, कभी गिलहरी का पुल्लिंग वर्जन आपने सुना हुआ है? नहीं ना। कोयल का कभी सुना है? नहीं। तो ये नित्य स्त्रीलिंग शब्द की श्रेणी में आते हैं। इतना आपने देखा। चलिए अब हम बढ़ते हैं, पर्यायवाची शब्दों का लिंग निर्णय हम कैसे करते हैं। पर्यायवाची शब्द आपको पता है कि कुछ शब्द वो होते हैं जो कि सेम मतलब बिल्कुल वही पर्याय रखते हैं, शब्द अलग अलग होते हैं। उसमें आप देखिएगा कि शब्द एक रूप में यानी पुल्लिंग में अगर वो आता है वही शब्द और उसका पर्याय जो होगा वह स्त्रीलिंग में आता है। वो कैसे, इसके बारे में देखिए, दृष्टि डालती हूं मैं, आप समझिए साथ के साथ। देखिए जैसे मैंने कहा नेत्र। नेत्र क्या है? पुल्लिंग है। और नेत्र का पर्यायवाची क्या होता है? आंख। लेकिन आंख किस में आता है? स्त्रीलिंग में। देखा आपने। एक और उदाहरण लीजिए, जैसे मैंने कहा शरीर, बॉडी जिसको आप कहते हैं शरीर, ये पुल्लिंग में आता है और उसी का पर्याय हमने कह दिया काया, तो ये स्त्री सूचक, स्त्रीलिंग सूचक शब्द है। और देखिएगा, जैसे मैंने कहा पत्र, लेटर जिसको आप कहते हैं पत्र, पत्र पुल्लिंग में आता है और उसी का पर्याय अगर हम चिट्ठी कह देते हैं तो क्या हो जाता है? मीनिंग तो वही है, पत्र और चिट्ठी का मीनिंग वही है, मतलब वही है, लेकिन वो लिंग परिवर्तित हो जाता है पर्यायवाची शब्दों में। जब मैंने पत्र कहा यह पुल्लिंग में आया और जहां ही मैंने चिट्ठी कह दिया वह तुरंत स्त्रीलिंग में हो गया। एक और देखिएगा, भाववाचक शब्द देखिएगा जरा, दुख। दुख की बात यानी जो हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न होता है दुख का, इसकी चर्चा अगर हम करें तो दुख हमारा पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। और जबकि उसी का पर्यायवाची शब्द अगर हमने पीड़ा कह दिया, दुख का मतलब पीड़ा ही होता है, लेकिन जहां मैंने पीड़ा कहा वो तुरंत क्या हो गया? स्त्री सूचक हो गया, स्त्रीलिंग का प्रयोग हो गया। तो उम्मीद करती हूं कि अब लिंग समझने में, पहचानने में, निर्धारण करने में आपसे कोई त्रुटि नहीं होगी और बिल्कुल आसानी से आपको यह आज का विषय समझ में आया होगा। तो आप अपने कमेंट देकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ के साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और वही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही मेरी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपना ज्ञान बढ़ा सकें। अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।